अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। फलों की अधिक उपज के लिए आम के बाग में जरूरी प्रबंधन व उपाय। बटेर पालन करके अधिक आमदनी ले रहे एक किसान से खास मुलाकात। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है वो इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो किसान जायद मूंग की खेती करना चाहते हैं वो इसकी कौन कौन सी किस्म का चुनाव करें तथा बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविश्वविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर BS कंषाना। गर्मी की ऋतु में मूंग की फसल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। अभी मार्च का महीना चल रहा है और हमारे किसान भाइयों की फसल जो रबी की फसल है वो सभी की लगभग पककर तैयार है या पकने वाली है। अगले 15 से 20 दिन में या 25 दिन में हमारे अधिकतर किसान भाइयों के खेत खाली होंगे, विशेषकर सरसों और चना वाले खेत सभी पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। जहां पानी की सुनिश्चित व्यवस्था है, सिंचाई कर सकते हैं अपने खेत में, उन किसान भाइयों को मूंग की फसल लगाने के विषय में जरूर विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अच्छी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। वर्तमान में गर्मी की मूंग के लिए जो 2 अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं आसानी से, वो हैं PDM 139 या सम्राट के नाम से ये बाजार में मिल जाती है आसानी से। यह बहुत ही अच्छी प्रजाति है और इसका उत्पादन लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है। इसी के साथ एक और अच्छी प्रजाति जो अभी बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वह है TGM 3। TGM 3 भी नई प्रजाति है और इसका उत्पादन भी लगभग 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अभी आपने मूंग की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन तथा मूंग की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में। गर्मी की ऋतु में जो मूंग की खेती है वो करने के लिए हमें अपनी रबी की फसल काटने के तुरंत बाद अपने खेत को गहरी जुताई कर देनी चाहिए या MB प्लाऊ से जुताई कर देनी चाहिए या कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करके पाटा लगाकर खेत को भली भांति समतल बना लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जो प्रमुख चीज़ है वह है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें साधारणतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम प्रति हेक्टेयर 120 से 130 किलोग्राम DAP का प्रयोग कर नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी आपूर्ति अपनी फसल को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लगभग 35 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करके हम पोटास की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। मूंग की खेती में बुआई के समय अपने खेत में हम कूड़ के नीचे या बीज के नीचे या अगर आप फर्टी सीड ड्रिल उपयोग कर रहे हैं तो अलग अलग पेटी में सीड ड्रिल में बीज और खाद डालकर अपने खेत में प्लेसमेंट करते हैं या उसको नीचे अपन डाल देते हैं। इसके उपरांत किसान भाइयों, गर्मी में मूंग की बुवाई हेतु 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा मूंग की फसल को भूमि तथा बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को थीरम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके पश्चात राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद
बीज को छाये में सुखाकर बुवाई करें। गर्मी में मूंग की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब मूंग की खेती करते हैं तो 16 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर हम गर्मी की ऋतु में मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमें लगभग 20% से 25% बीज अतिरिक्त बोना चाहिए। इसीलिए मैंने उसका जो बीज दर है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बताइए। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उपजते हैं जो कि फसल के साथ पोषक तत्व, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। जब बुआई के बाद हम दूसरी प्रमुख बात है वो ध्यान देने वाली वो यह है कि कोई भी फसल साधारणतः सबसे ज़्यादा खरपतवारों के कारण से प्रभावित होती है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। अगर हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं या शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो मूंग की फसल के लिए हमें सर्वप्रथम बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 600 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कट नोजल का या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका एक सी छिड़काव पूरे खेत में हो जाए और खरपतवारों को हम सही तरीके से नियंत्रित कर पाएं। 20 और 40 दिन की अवस्था में 2 बार हाथ से निदाई करके खरपतवार मुक्त रख सकते हैं और उससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। इसी के साथ साथ जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है, जो कि गर्मी की मौसम में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया कि हम मूंग की खेती उन्हीं किसानों को करने की सलाह देते हैं जिनके पास सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी खेत की दशा के अनुसार समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। साधारणतः गर्मी की फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ सर्वप्रथम जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिनमें हमें विशेष रूप से पानी की कमी न होने देने की व्यवस्था करनी चाहिए, वह है मूंग में फूल आने के पूर्व की अवस्था तथा फूल खत्म होने के बाद दाना भरने की अवस्था में अगर पानी की कमी देखी जाती है तो उससे हमारी उपज पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इन 2 अवस्थाओं पर हमें विशेष रूप से पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम इन सभी तकनीकों का प्रयोग करके अपने खेत में मूंग की खेती करते हैं तो 55 से 60 दिन में हम मूंग की एक अतिरिक्त फसल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने आम के बाग लगा रखे हैं उन बागों में अभी बौर से फसल बनना शुरू हो गया होगा और इस अवस्था पर बाग की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, तभी फल वृक्षों पर अधिक फलन होगा तथा फलों की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर RS यादव। मैं आप लोगों से आज आम के बगीचे की किस तरह से देखभाल करें उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और इस समय आमों में फूल आ रहे हैं, तो बौर में जो है मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि इस समय अगर बदली का मौसम होता है, कुछ ऐसे मौसम होते हैं तो उसमें कुछ बीमारियां लगती हैं, कुछ कीड़े लगते हैं, तो उसकी देखभाल हमको समय से करना चाहिए। तो जैसे अब बौर है उसमें अगर रोग की हम बात करें तो उसमें एक भभूतिया रोग लगता है जिसकी वजह से
जो उसके बौर हैं वो काले पड़ जाते हैं और काले पड़ कर झड़ जाते हैं। तो उसके निदान के लिए किसान भाई जो है जो सल्फर होता है या गंधक होता है उसका जो चूर्ण आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं हमारे किसान भाई। तो इस रोग से अपने पौधों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग में कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है तथा यह कीट आम की कोमल पत्तियों, टहनियों, बौर एवं छोटे फलों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इन कीटों का शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। दूसरा अगर देखें तो उसमें कीड़े वगैरह भी कुछ लगते हैं, रस चूसक कीड़े लगते हैं। तो उसके लिए उसके बचाव के लिए जो डाइमेथोएट दवा आती है उसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। तो उसमें जो रस चूसक कीड़े हैं उससे भी बचाव हो जाता है। जो हमारे फलों को जो क्षति हमारी जो उत्पादन को जो क्षति पहुंचती है उससे भी बचाव हो जाए। तो इस तरह से 2 मुख्य रूप से इसमें कीड़े और बीमारियां जो लगते हैं उससे बचाव हमारे किसान भाई करके अपनी फसल से उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा आम के फल वृक्षों में फल झड़ने की समस्या भी आती है, जिसके कारण आम का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो आप अपने आम के फलों को झड़ने से कैसे रोकें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। एक और समस्या आती है फल झड़ने की। अगर हम देखें तो आम में कुछ फल झड़ने की समस्या आती है। तो जो छोटे एकदम छोटे होते हैं उन कुछ तो स्वाभाविक झड़न होती है, क्योंकि इतने फल अगर पौधों पर रुकेंगे तो पौधे संभल नहीं पाते हैं। तो जब अगर फल झड़ने की समस्या अगर मटर के दाने के बाद आती है तो उस समय हमको ध्यान देना चाहिए कि मटर के दाने के बराबर अगर फल हो गए हैं तो उसको झड़ने से रोकने के लिए हम प्लानोफिक्स या नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो दवा आती है उसका अगर 20 ppm का अगर छिड़काव जो मार्केट में उपलब्ध होती है दवा, उसको हम एक प्लानोफिक्स के नाम से जो आती है उसका 1 मिलीलीटर जो है 2.5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर जब मटर के दाने के बराबर जो फल हो जाते हैं उस समय अगर छिड़काव करते हैं तो फलों का जो है झड़ना रुक जाता है। और फलों का झड़ना जो रुकेगा तो हमारे उस पर पैदावार अच्छी होगी और ज़्यादा हम फलन ले सकते हैं। तो इस चीज़ को भी किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना। किसान भाइयों, यदि आपने आम का नया बगीचा लगाया है तो उससे आगे चलकर अधिक फल उत्पादन मिले, इसके लिए आपको अभी से इन पौधों की ठीक प्रकार से देखभाल करनी होगी। तो इस समय इन बागों में कौन कौन से प्रबंधनों को करना चाहिए, आइए जानते हैं। कुछ हमारे किसान भाई जो नए बगीचे लगाए हैं उनकी भी हमको विशेष रूप से देखभाल करने की जरूरत है। इस समय गर्मी का महीना शुरू हो गया है, तो एक तो समय समय से हमको सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे जो है उनको किसी प्रकार की क्षति न हो। दूसरा जो है इस समय लू के थपेड़े चलते हैं जिससे जो हमारे पौधे छोटे कोमल पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको भी काफ़ी क्षति होती है और पौधे झुलस जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाई हमारे कांस वगैरह की टटिया बनाकर उसको भी 2 तरफ से अगर छाया कर दें तो उससे भी तेज़ जो लू चलती है उससे हमारे पौधे बच सकते हैं। और उस पौधे अगर जल जाते हैं तो पौधे को काफ़ी नुकसान होता है, उसकी बढ़वार भी रुक जाती है, तो इसको भी बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो है जब हम पानी देते हैं तो उसमें जो है पानी अगर ड्रिप इरीगेशन या टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं तो उसमें हम मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग में आजकल पॉलीथीन मल्ची का उपयोग कर सकते हैं, या जैविक मल्चिंग में अगर देखें तो घास फूस से उसको हमारे थाले जो हैं थालों को ढक करके रखना चाहिए, जिससे कि एक तो पौधों के पास जो पानी की कमी से जो मिट्टी फट जाती है तो उससे जड़ें खुल जाती हैं, तो उससे भी सीधे जो है सूर्य के प्रकाश में आने से जो है पौधों को मरने की समस्या रहती है, तो उससे भी बचाव हो सकता है। दूसरा जो भी हम पानी देते हैं उसका वाष्पीकरण या गर्म के सीधे धूप में के संपर्क में नहीं आएंगे तो कम पानी में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस नमी बनी रहेगी ज़्यादा दिनों तक, तो कम पानी की भी आवश्यकता होगी, तो उसमें मल्चिंग करने की भी ज़रूरत रहती है। और अगर इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर छोटे पौधे हैं, कलमी पौधों में क्या होता है कि अगर पौधे 1 साल के 2 साल होते हैं तो उसमें भी बोर आ जाती है, तो उस बोर को हमको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उस बोर को हम तोड़ते नहीं हैं तो पौधों की बढ़वार वो रुक जाती है। तो उस अगर 1 साल के 2 साल के अगर आपके कलमी के पौधे लगाए हैं उसमें बोर आ गई है तो उस बोर को हमको तोड़ करके अलग करना चाहिए, ताकि पौधों का विकास अच्छी तरह से हो सके। कम से कम 3 साल 4 साल के बाद हमको फलन लेना चाहिए। अगर सघन बागवानी में लगाए हैं तो तीसरे साल से हम फलन
ले सकते हैं, लेकिन अगर 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तो उसको हम 3 साल तक उसके पौधे उसके जो बोर होता है उसको तोड़ देते हैं, ताकि पौधों का विकास अच्छा हो, आगे चल के हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो इन सब बातों का हमारे किसान भाइयों को आम के बगीचे में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो अपने बगीचे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छी पैदा होगी तो उनको अच्छा मूल्य मिल सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ किसान बटेर पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम आपको बिहार राज्य के ग्राम दीघा जिला पटना के एक सफल किसान सुधीर कुमार से मिलवाने जा रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों से बटेर पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये बटेर पालन किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। जयपाल नगर गोला रोड जिला पटना के युवा किसान अनिकेत कुमार 3 से 4 हजार बटेरों का पालन करके प्रतिमाह इनसे 60 से 80 हजार रुपए की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। इनका कहना है कि मुर्गी पालन की अपेक्षा बटेर पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है। बटेर पालने के लिए वो मुर्गी से काफ़ी अलग होता है, तो मुर्गी में काफ़ी रोग वगैरह आता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें आप जितना पूंजी लगाइएगा तो मुर्गी में तो डूब भी जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या इसका बरकरार रहता है और मोटिलिटी नहीं है और इसमें बचत भी अच्छा है मुर्गी की अपेक्षा। और कम संख्या में भी आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा कमा लेंगे। जैसे कि 1000 बटेर आप अगर पालिएगा तो उसमें आप करीब 20,000 रुपया 15,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं है, जैसे मुर्गी का सिस्टम है वैसे ही नीचे लीटर बिछाया जाता है और उस पर चूजा को रखा जाता है। थोड़ा प्रोटेक्शन हीट लाइट का ज़रूरत रहता है इसमें। 24 घंटा आपको बिजली चाहिए इसमें। अनिकेत कुमार 2000 पेरेंटल से लगभग 1260 अंडे प्राप्त करते हैं और उन्हें हैचरी में रखकर 17 दिन में स्वस्थ चूजे तैयार करते हैं। इस प्रकार ये स्वयं ही चूजों को तैयार करके उन्हें पालते भी हैं। किसान भाइयों, इन चूजों को पालने में इन्हें कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, आइए जानते हैं। ध्यान यही देना रहता है कि लाइट कभी जैसे ज़्यादा ठंड आ गया तो बाहर पर्दा रहता है उसको गिरा दीजिए, और अगर अंदर देखिए कि गर्म हो गया है तो पर्दा उठा दीजिए ताकि हवा का आवागमन होने लगे तो वातावरण अंदर ठीक हो जाए। और यही सब कुछ देखना है। लाइट कभी नहीं कटना चाहिए, अंधेरा होने से वो उड़ने लगता है, तो उड़ने से टकराने से फिर वो डैमेज मोटिलिटी होने लगेगा। समय जैसे कि इसमें सुबह शाम वही ज़्यादा, इसमें मशीन का जो हैचरी है मेरा मेन वो है। हैचरी को 24 घंटा देखना पड़ता है, उसमें टेम्परेचर रहता है, मॉइस्चर रहता है, सब क्या उसका नंबरिंग रहता है, उस पर उसको सेट करके रखना है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय, तो हैचरी अगर आप चला रहे हैं तो फिर समय आपको 24 घंटा देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर चूजा कहीं से लेके आप अगर पाल रहे हैं तो फिर उसमें आपको है कि सुबह शाम 1-1 घंटा दे दीजिएगा तो बहुत है। अनिकेत कुमार का कहना है कि बटेर पालन में कोई खास देखरेख की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें मुर्गियों की तरह रोग नहीं होते हैं। ये किसान बटेर के चूजों को हैचरी में तैयार करते हैं और पालन गृह में केवल धान की भूसी का लीटर बिछाते हैं और उस पर तैयार चूजों को छोड़ देते हैं। इनका कहना है कि बस मौसम के अनुसार और तापमान को देखते हुए बटेर गृह के पर्दे लगाना जरूरी है। अनिकेत कुमार का कहना है कि बटेर पक्षियों के लिए मुर्गियों का आहार ही दिया जाता है। एक चूजा 1 माह में लगभग 600 ग्राम दाना खा जाता है और इन्हें कोई विशेष आहार नहीं देना पड़ता।
दाना में इसका वही मुर्गी का ही दाना आता है, वो प्री स्टार्टर रहता है और फिर क्रम्स रहता है। एक सप्ताह तक मतलब प्री स्टार्टर दिया जाता है, उसके बाद फिर क्रम्स खा के वो रेडी हो जाता है। मेडिसिन इसमें कुछ वैसा नहीं है, ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम मजबूत अंडे के लिए खाली कैल्शियम देते हैं और बच्चों को खाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मतलब जो पानी उसमें दे रहे हैं उसी में मतलब उसका क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है, उसको डाल देते हैं, उसके बाद मिला के रख देते हैं, वो लोग पी लेते हैं। देखिए सप्ताह में 1 दिन हम दे दिए, बस हो गया। वही शुरुआती जब बच्चा रहा तो उसी को बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ऐसे इसमें मेडिसिन नहीं दिया जाता है। अनिकेत कुमार से जब हमने बटेर पालन में होने वाले खर्चों की बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि एक पक्षी को तैयार करने में औसतन 30 रुपए का खर्च आता है। इसमें आहार, पानी, दवा, रखरखाव सभी तरह के खर्चे शामिल हैं और बाजार में बेचने पर प्रति पक्षी 40 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। कम मार्केट तो वैसे पटना सिटी में है और वैसे पैकार लोग आते हैं बिहार के हर जिले से, जो अपने मेरा होलसेल रेट वही 40 रुपया है। जैसे कि 1 महीना में अगर हम 2000 बटेर अगर निकाल रहे हैं तो उसमें करीब 40,000 रुपया आ जाता है। जैसे कि कभी मेरा प्रोडक्शन 3000 का रहा, मार्केट का ज़्यादा वैल्यू रहा तो 4000 हो गया, कभी 2000 निकालें, गर्मी में थोड़ा कम सेल होता है तो उसी हिसाब से जैसे कि 1000 बच्चा पे करीब 20,000 रुपया आपको बच जाएगा और टोटल खर्च लेबर कॉस्टिंग वगैरह सब काट के 20,000 रुपया बच जाता है। तो अगर आप 3000 बटेर निकाल रहे हैं 1 महीना में तो आपको 60,000 रुपया आएगा, 4000 निकाल रहे हैं तो 80,000 आएगा। तो किसान भाइयों, आप भी अनिकेत कुमार की तरह इस व्यवसाय को छोटे स्तर से अपनाकर और भी आगे बढ़ सकते हैं और इनकी तरह इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापपुर, जिला भोपाल के कृषक जगमोहन धाकड़ ने। यह गन्ना की फसल में लगने वाले चोटी वेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय गन्ने में जो है सबसे ज़्यादा चोटी वेदक कीट का प्रकोप है। इसकी तितली जो है सफ़ेद रंग की होती है, एकदम चांदी के सफ़ेद जैसे रंग की होती है और ये जो है पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है और इसकी जो मादा तितली होती है अंडे देने के बाद उसके उदरांत पर जो है लाल रंग के बाल होते हैं, उन बालों से उन अंडों को ढक देती है तो उससे वो अंड समूह जो है एकदम कत्थे रंग का दिखाई देता है। तो उससे जब गिड़ार निकलती है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो पत्तियों पर रेंगते हैं और पत्तियों पर रेंगने के बाद वो जो है मध्य सिरा, पत्ती की मध्य सिरा जो होती है उसमें छेद करके उसी में अंदर अंदर जाते हैं और वृद्धि शिखा जो होती है पौधे की उस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर के अपना खाते हैं और अपना विकास करते हैं और उस वृद्धि शिखा को पूरी तरह काट देते हैं जिससे कि गोफ सूख जाती है। उस गोफ को हम लोग डेड हर्ट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये सूखा हुआ है और इसमें जो है डेड हर्ट बन चुका है। ये इस कीट की 5 पीढ़ी पूरी होती हैं, 1 साल में 5 पीढ़ी पूरी करता है। जो इस समय जो आई हुई है पहली पीढ़ी है, तो इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो अप्रैल में आ जाएगी, तीसरी पीढ़ी जून में आएगी और चौथी पीढ़ी जो है अगस्त सितंबर में आएगी और 5वीं पीढ़ी नवंबर में आती है। तो इस तरह से 5 पीढ़ी पूरी करता है और 5वें अवस्था में इसी तरह से डेड हर्ट बनाता है। इस कीट के कारण जब गन्ने के बीच की नई पत्तियां सूख जाती हैं, उसे ही डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, जिसे खींचने पर आसानी से बाहर निकल आता है। इस कीट के प्रकोप के कारण गन्ने का वजन कम हो जाता है। आइए इस कीट के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इससे गन्ने में काफ़ी नुकसान होता है और ये उत्तरी भारत का गन्ने का सबसे बड़ा दुश्मन कीट है और इससे जो सर्वाधिक नुकसान होता है तीसरी पीढ़ी यानी कि जून में आने वाली पीढ़ी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस समय गन्ना बनना शुरू हो जाता है, गन्ने में फसल में गन्ना बनना शुरू हो जाता है और उस समय जो गन्ना मरता है तो पूरी तरह से मर जाता है और उसमें साइड शूट्स भी नहीं निकल पाते हैं, टिलर्स नहीं निकल पाते हैं
तो उससे क्या है कि ऊपर की आंखें फूटती हैं और झाड़ी नुमा गन्ना बन जाता है। उससे जो है पैदावार पर भी नुकसान होता है और शुगर रिकवरी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उस समय जो है इसके नियंत्रण के लिए हम लोग विचार करते हैं और उस समय कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवाई आती है जिसके 33 किलोग्राम दाने हम जड़ों में पौधे की जड़ों में डलवाते हैं नाली नाली, और उससे इस कीट का नियंत्रण अच्छी तरह से किया जा सकता है। दवाई डालते समय खेत में नमी होनी चाहिए और ये दवाई जहरीली है, इसलिए जो भी किसान डालें या मजदूर डालें वो सुबह 6 बजे डालें और डालना शुरू करें और 10 बजे तक उसको बंद कर दें, क्योंकि बहुत जहरीली दवाई होती है। इससे फ्यूम्स निकलती हैं, सांस के संग फेफड़ों में जाती हैं, उससे आदमी बेहोश हो जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें। किसान भाइयों, इस कीट को जैविक विधि से भी आप नियंत्रित कर सकते हैं और इसके लिए गन्ना बुआई के 50 से 60 दिन के बाद ट्राइकोगार्मा जैपोनिकम परजीवी के 50 से 60 हजार अंडे खेत में छोड़े जाते हैं, जिसे आप कार्ड के रूप में अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालयों से ले सकते हैं। 25 से 30 कार्ड 1 हेक्टेयर में प्रयोग करें और 10-10 दिन के अंतराल पर 5 से 6 बार में प्रयोग करें। किसान भाइयों, यदि रसायनों और कार्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी दशा में जिन जिन पौधों पर इस कीट का प्रकोप है उसे उखाड़कर नष्ट कर दें। ऐसा करने से इस कीट का प्रकोप आने वाले दिनों में नहीं होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सब्जी वर्गीय फसलों की स्वस्थ पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक, अधिक उपज के लिए कैसे करें बसंतकालीन गन्ने की बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।